अपन जो ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम जो है अपना चैप्टर जो पढ़ रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। उसमें आपको मसल्स में यानी स्केलेटन सिस्टम में मैंने दो चीज़ें बताई थी आपको कि एक तो इसके अंदर अपन पढ़ने वाले हैं बोन्स जो होती हैं, बोन की स्ट्रक्चर क्या है, बोन्स कितने होती हैं नंबर में, और बॉडी के कौन से पार्ट के अंदर कितने नंबर में बोन्स होती हैं। इसके बाद में दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कार्टिलेज, जो अपने बोन्स से थोड़ी सी ज़्यादा फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर होती है अपने स्केलेटन में, जो अपने बॉडी को मूवेबल बनाती है। वो क्या पढ़ी थी अपन ने, कार्टिलेज। तो वो भी क्या है, कंप्लीट हो चुका था लगभग। इसके बाद में अपने यानी बोन्स और कार्टिलेज है, इनके मूवमेंट में मेन जो स्ट्रक्चर है जो अपनी बॉडी को मूवेबल बनाती है वो कौन है, मसल्स। तो मसल्स है वो अपन टॉपिक पढ़ रहे थे, कंटिन्यू कर रहे थे। तो मसल्स में भी आपको मैंने मसल्स के 3 टाइप बता दिए थे कि कौन कौन सी होती है मसल्स। स्ट्रक्चर के बेस पर आपको 2 टाइप की बताई थी, एक होती है स्ट्रेट मसल्स, एक होती है अनस्ट्रेट मसल्स। और इसी के बेस पर, फंक्शन के बेस पर अपन ने 2 तरह की बात की थी, एक तो होती है वॉल्यूंटरी मसल्स और एक होती है इनवॉल्यूंटरी मसल्स। और इसके बाद आपको बताई थी मैंने पोजीशन के बेस पर अपन 3 टाइप पढ़ रहे थे, वो कौन कौन सी थी, एक है स्केलेटल मसल्स, एक अपन ने पढ़ी थी विसरल मसल्स जो इंटरनल ऑर्गन में होती हैं, एक पढ़ी थी अपन ने कार्डियक मसल्स जो ओनली और ओनली कहाँ होती हैं, अपने हार्ट में होती हैं। तो अब अपन पढ़ने वाले हैं मसल्स की जो स्ट्रक्चरल और एक फंक्शनल यूनिट जो होती है जिसको अपन मसल फाइबर बोलते हैं, उसको अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो देखिए कि जो मसल फाइबर होता है, मसल के अंदर जितने भी मसल्स फाइबर होते हैं या मसल्स के अंदर कुछ भी आप प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन देखो या मसल्स फाइबर का देखो, हर चीज़ आपको क्या मिलती है, पैरेलल फॉर्म में मिलेगी। मान लो कि इस तरह से अगर अपन एक मसल्स की बात करें तो इस मसल्स के अंदर आपको इस तरह से इस फॉर्म में आपको यानी इस ये पैरेलल सीक्वेंस में क्या दिखते हैं, मसल से फाइबर दिखेंगे। तो अगर इसको अपन क्या देते हैं, एक ऑर्गन की कैटेगरी में देना चाहें, ऑर्गन क्या है, मान लो अपने ये कंप्लीट एक मसल की अपन बात कर रहे हैं, और इसी के अंदर एक अगर इसकी यूनिट को आप निकालना चाहो, ये वाला एक मसल फाइबर है, इसको अगर निकालना चाहो तो मसल फाइबर है, इसकी अगर अपन बात करें जो क्या है यहाँ पर एक टिश्यू लेवल पर या सेल लेवल पर काम करेगा मसल फाइबर, उसको अगर अपन लाते हैं, मान लो ये मसल फाइबर आ रहा है और मसल फाइबर का यहाँ पर ये जो इसका हेड वाला पोर्शन है वो आपको यहाँ पर दिख रहा है। हेड वाला पोर्शन की अगर अपन बात करते हैं तो इसके एक मसल फाइबर है, इसके अंदर आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगी कि इस तरह से जो मसल फाइबर आ रहे हैं, इन मसल्स फाइबर के बाहर क्या होती है, इस तरह से एक राउंड स्ट्रक्चर आपको मिलेगी या आउटर मोस्ट कवरिंग है वो आपको मिलने वाली है। तो इस मसल फाइबर के बाहर वाली ये जो कवरिंग आपको दिख रही है इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एंडोमायोसियम बोला जाएगा। और इसी तरह से कई मसल्स फाइबर जो हैं इस तरह से 3 या 4 के ग्रुप के अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, और इनके बाहर क्या होती है बेटा, एपिमायोसियम की ये एंडोमायोसियम की कवरिंग है। तो ये जो है 3 मान लो आप 3 के ग्रुप के अंदर आपको ये मसल फाइबर इस तरह से ग्रुप में दिखेंगे। तो इस एक ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं, फेसिकुली बोला जाएगा। और ये जो फेसिकुली है इसके बाहर वाली ये जो कवरिंग दिख रही है आपको, इस कवरिंग को अपन क्या बोलते हैं बेटा, पेरीमायोसियम में बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, पेरीमायोसियम। और इस पेरीमायोसियम में फेसिकुली के बाहर जो सबसे आउटर मोस्ट जो लेयर आपको दिख रही है इसको अपन क्या बोलते हैं, एपीमायोसियम बोला जाता है। तो याद रखिए कि अगर अपनी जो कंप्लीट मसल्स होती है उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, मसल फाइबर बोला जाएगा, जो क्या है इसकी मसल की स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट की अगर अपन बात करें तो मसल फाइबर के बाहर की कवरिंग को बोलोगे एंडोमायोसियम। एंडोमायोसियम और या कई मसल फाइबर मिलकर फेसिकुली बना रहे हैं, फेसिकुली की आउटर मोस्ट मेम्ब्रेन को बोलोगे पेरीमायोसियम। और कंप्लीट जितनी भी फेसिकुली होती हैं उनके बाहर की जो मेम्ब्रेन है उसको अपन क्या बोल रहे हैं, एपीमायोसियम में बोलेंगे। अब अपन चलते हैं एक मसल फाइबर जो होता है जिसको स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं अपने मसल्स की, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे अपन क्या करते हैं, बात करेंगे। तो अगर इसके इंटरनल स्ट्रक्चर पे अगर आप बात करना चाहो तो मैं जो अपना मसल फाइबर है एक्चुअल में उसमें 2 प्रोटीन प्रेजेंट होती हैं, एक होती है एक्टिन प्रोटीन और एक इसके अंदर क्या होती है बेटा, मायोसिन प्रोटीन होती हैं। तो याद रखिए एक्टिन और मायोसिन 2 मेन प्रोटीन्स होती हैं जो क्या करती हैं, अपना मसल फाइबर है उसके स्ट्रक्चर को बनाने में हेल्प करेंगी। तो अगर अपन एक जो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट से बना हुआ जो अपना एक मसल फाइबर है उसकी अगर टीएस निकालना चाहो आप, तो उसको मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ लेकिन अपन दोबारा रिवाइज करते हैं कि एक्टिन और मायोसिन के बने हुए जितने भी मसल्स होते हैं अपनी बॉडी में उनकी स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसी होती है, स्ट्रेट मसल्स होती हैं। स्ट्रेट का मतलब मैंने आपको बताया था, जिन मसल्स के बीच में आपको क्या दिखती हैं, अल्टरनेट सीक्वेंस में डार्क और लाइट बैंड दिखते हैं,
उसको अपन क्या बोलते हैं, स्ट्रेट या धारियाँ हैं इस तरह की आपको दिखेंगी। तो इसके अंदर आप चलो तो इस तरह से इनकी स्ट्रक्चर आपको दिखेगी रफली। तो अपन देखें तो बीच बीच में क्या मिलेंगे आपको, इस तरह से डार्क जोन मिलेंगे और बीच बीच में क्या मिलने वाले हैं आपको, लाइट जोन। यानी ये इतना इतना क्या है बेटा, डार्क जोन है, ये बीच में क्या आ गया, लाइट बैंड आ गया, फिर से डार्क जोन, फिर से लाइट बैंड, फिर से डार्क जोन, फिर से क्या है यहाँ पर लाइट बैंड है। डार्क बैंड को अपन बोलते हैं एनआइसोट्रोपिक बैंड या जिसको ए बैंड बोलेंगे, जबकि जो लाइट बैंड होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोट्रोपिक या आई बैंड बोला जाएगा। मतलब अगर अपन यहाँ बात करें तो इस तरह से मान लो कि ये जो है अपना इतना इतना जो एरिया आपको दिख रहा है, ये जो है इसको अपन क्या है बीच में से क्या दिखेगा बेटा, आपको डार्क दिखेगा इससे बीच बीच में, और इसके बीच में आपको क्या दिख रही है, एक लाइट बैंड दिख रहा है आपको। तो इस तरह से मैं अगर बनाने की कोशिश करूँ तो ये जो है अपना, मैं भी आपको बताने वाली हूँ, ये जो अपन बना रहे हैं इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एच जोन बोला जाएगा। और इसके बीच में आपको मान लो कि ये यहाँ पर है आपका आई बैंड, और इसके बाद में ये दूसरा भी क्या है यहाँ पर आई बैंड है, और ये भी क्या होगा अपना आई बैंड। तो आई बैंड के बीच वाला जो रीजन है वो कौन सा होगा आपका, ए बैंड होगा। ए बैंड जो होता है वो कम्प्लीटली कैसा होता है बेटा, अपना डार्क होता है इस तरह से। और इस डार्क बैंड के बीच में केवल और केवल एक लाइट लाइन आपको दिखेगी, और ये जो आपको स्पेस दिख रहा है लाइट लाइन वाला, इस लाइट लाइन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, एम लाइन बोला जाएगा। तो याद रखिए ए बैंड जो होता है वो एक्चुअल में डार्क बैंड होता है, और उसके बीच में जो एक लाइट लाइन है उसको अपन क्या बोलते हैं, एम लाइन बोलेंगे। इसके बाद में जो आई बैंड है अपना कम्प्लीटली, तो इस आई बैंड के अंदर अगर बात करना चाहें तो मान लो ये यहाँ तक है अपना ए बैंड, और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका आई बैंड। तो इसी आई बैंड के अंदर यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, तो इस पोर्शन के अंदर आप बात करना चाहो तो ये पूरा का पूरा लाइट है, लेकिन इसके बीच में आप देख रहे हो लाइट के बीच में थोड़ा सा डार्क जोन आ गया। तो इस डार्क जोन को अपन क्या बोलते हैं, एच जोन, जिसको हेंसन जोन भी बोला जाता है। और हेंसन जोन के बीच में फिर से क्या है आपको, एक डार्क के बीच में फिर से लाइट लाइन दिख रही है, जिसको आप क्या बोलोगे बेटा, जेड लाइन बोलोगे। बिल्कुल ऐसे ही आपको इधर जो आपका एच जोन है इसके बीच में भी आपको ये क्या दिख रही है, जेड लाइन दिख रही है। तो ये दो सेगमेंटली जेड लाइंस जो होती हैं, इनके बीच की जो ये डिस्टेंस होती है, दो जेड लाइन के बीच की जो डिस्टेंस अपन बता रहे हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, सार्कोमियर बोला जाएगा। और आपको अगर पूछें कि मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन यूनिट क्या है तो आपको बताना है सार्कोमियर। अगर आपको मसल की स्ट्रक्चरल यूनिट पूछें तो आपको बताना है मसल ए फाइबर। तो ये सार्कोमियर जो होता है, दो सेगमेंटली जेड लाइंस के बीच की जो डिफरेंस या डिस्टेंस है, यही क्या करती है, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के टाइम कॉन्ट्रैक्ट होती है। मतलब क्या है कि जब मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ए बैंड की जो लेंथ होती है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता, जबकि आई बैंड की डिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और हेंसन जोन जो है या एच जोन है वो डिसअपीयर हो जाएगा, और दोनों जो जेड लाइन्स है वो एक दूसरे के कंटेक्ट यानी एक दूसरे के पास आ जाती हैं। और ये जो आपको दिख रहा है ए बैंड जो है आपको डार्क दिख रहा है, इसके अंदर जो फिलामेंट होते हैं एक्चुअल में वो होते हैं मायोसिन प्रोटीन के, और आई बैंड के अंदर जो मेन जो फिलामेंट हैं वो कौन से होते हैं, एक्टिन प्रोटीन के होते हैं। तो ये एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट जो हैं वो एक दूसरे पर इस तरह से स्लाइडिंग मैकेनिज्म के थ्रू स्लाइड कर जाते हैं, एक दूसरे पर सरक जाते हैं, और मसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। अब अपन बात करना चाहें तो इससे पहले मैंने बताया भी था, दोबारा अगर अपन बात करना चाहें तो मसल्स से रिलेटेड कई नाम बताए थे मैंने आपको। मान लो ये अपनी मसल्स है, मसल फाइबर है, तो मसल की बाहर की जो प्लाज्मा लेमा जिसको अपन बोलते हैं, या सेल मेम्ब्रेन जो अपन नॉर्मल सेल की बोलते हैं, उसको क्या नाम दिया जाता है बेटा, सार्कोलेमा। यानी जैसे नॉर्मल सेल के आउटर मोस्ट लेयर को अपन प्लाज्मा लेमा बोलेंगे, वैसे ही इसकी आउटर मोस्ट लेयर मसल्स की क्या होती है, सार्कोलेमा। जैसे नॉर्मल सेल का क्या होता है, अपना अंदर जो लिक्विड है सेल के जिसको साइटोप्लाज्म बोलने वाले हैं, इस मसल्स के अंदर अपन क्या बोलेंगे बेटा, उसको सार्कोप्लाज्म बोलेंगे। ऐसे ही जैसे नॉर्मल सेल के एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को क्या बोलने वाले हैं अपन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और इसके अलावा अगर अपन बात करें कि नॉर्मल सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है,
इसके माइटोकॉन्ड्रिया को अपन बोलने वाले हैं, या तो बोलो सार्कोसोम, या अपन उसको क्या बोलते हैं बेटा, सार्कोसोम के अलावा सार्कोकॉन्ड्रिया भी बोल सकते हैं। लेकिन सार्कोसोम या नॉर्मल माइटोकॉन्ड्रिया में डिफरेंस ये होता है कि अपनी मसल्स होती हैं वो एनी टाइम क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन करती हैं, यानी इनको एनी टाइम एक्टिव रहना पड़ता है। और एक्टिव रहने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी, और एनर्जी का पावर हाउस कौन होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। इसलिए मसल्स के सार्कोसोम या सार्कोकॉन्ड्रिया की साइज जो होती है वो नॉर्मल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया से काफ़ी बड़ी होती है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एटीपी की फॉर्म में वो एनर्जी मसल्स को प्रोवाइड करवा सके। और इसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो अपन बात कर रहे हैं, इसका मेन फंक्शन होता है कैल्शियम आयन प्रोवाइड करवाना। क्यों, क्योंकि मसल्स में कंट्रैक्शन के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो आयन होते हैं वो कैल्शियम आयन होते हैं, जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू क्या किए जाते हैं, प्रोड्यूस किए जाते हैं। सार्कोलेमा जो होती है, सार्कोलेमा का मीनिंग क्या होता है, यानी मसल्स की आउटरमोस्ट कवरिंग जो है, इसका मेन फंक्शन होता है बेटा कि मोटर न्यूरॉन है वो जैसे ही कोई भी मसल के कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड है जो इम्पल्स या स्टिमुलेशन लेके आती हैं, उनको रिसीव करती हैं। और इसी सार्कोलेमा में जैसे ही डिफरेंस आता है तो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरह से ये तो क्या थी, अपनी नॉर्मल जो मसल फाइबर होता है उसकी क्या थी, ये स्ट्रक्चर थी। इसके बाद में अगर अपन बात करना चाहें तो अपन इससे रिलेटेड कुछ प्रोटीन्स हैं जिनको आपको याद करना है कि वो कौन कौन सी मेन प्रोटीन होती हैं जो मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसके अलावा अपन बात करें तो सबसे पहले जो प्रोटीन है वो कौन सी है, आपको याद रखनी है कि एक तो होती हैं फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन होती हैं। तो ये फोर्स जनरेटिंग जो प्रोटीन होती हैं जो मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन के लिए फोर्स प्रोवाइड करवाती हैं या जनरेट करती हैं, वो दो होती हैं। एक तो होती है बेटा इसके अंदर एक्टिन प्रोटीन और दूसरी होती है मायोसिन प्रोटीन। आपको मैंने बताया था कि एक्टिन प्रोटीन जो होती है उसका मॉलिक्यूलर वेट थोड़ा कम होता है, जिससे ये लाइट दिखती हैं, इसके फिलामेंट हैं वो थोड़े से ज़्यादा थिन होते हैं, इसलिए इनको अपन बोलते हैं ये लाइट बैंड या आई बैंड में ज़्यादा दिखते हैं, तो एक्टिन फिलामेंट। और इनको प्राइमरी प्रोटीन भी बोलते हैं। जबकि मायोसिन प्रोटीन जो होता है इनका मॉलिक्यूलर वेट हाई होता है और इनके जो फिलामेंट है वो थोड़े से थिक होते हैं, इसीलिए ये ए बैंड के अंदर क्या होते हैं, ज़्यादा प्रेजेंट, और इसीलिए आपको एनाइसोट्रोपिक बैंड है वो डार्क बैंड दिखता है। तो फोर्स जनरेटिंग प्रोटीन अगर आपको मसल्स में पूछें तो आपको दो बतानी है, एक होती है एक्टिन प्रोटीन और एक होती है इसमें मायोसिन प्रोटीन। इसके बाद अगर अपन बात करें तो दूसरे नंबर पे अपन बात करने वाले हैं रेगुलेटरी प्रोटीन। रेगुलेटरी प्रोटीन का मीनिंग क्या है, मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो अपनी प्रोटीन्स होती हैं उनको अपन क्या बोलने वाले हैं, रेगुलेटरी प्रोटीन बोलेंगे। और ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या होती हैं, मेन दो होती हैं, जिसको एक को तो अपन बोलते हैं बेटा ट्रोपोनिन प्रोटीन और दूसरी क्या होती है इसमें ट्रोपोमायोसिन प्रोटीन होती है। तो ये ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन एक्चुअल में रेगुलेटरी प्रोटीन के नाम से अपन इनको जानेंगे। इसके अलावा थर्ड नंबर पे जो अपनी प्रोटीन आ रही हैं वो कौन सी हैं, इसके अंदर है स्ट्रक्चरल प्रोटीन होती हैं। तो स्ट्रक्चरल प्रोटीन की अगर अपन बात करना चाहें तो जो ट्रोपोनिन प्रोटीन है इसी से जुड़ने वाली मेन क्या होती हैं, तीन टाइप की होती हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन, जो कौन कौन सी हैं याद रखिए। एक तो होता है बेटा ट्रोपोनिन टी होगा, एक इसके अंदर क्या होता है ट्रोपोनिन सी होता है, और तीसरा होता है बेटा ट्रोपोनिन आई। तो ये ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन सी और ट्रोपोनिन आई, यहाँ मीनिंग क्या है आपको याद रखने के लिए अभी जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो किस तरह से आपको याद रखना है। यानी सबसे पहले कि ये मायोसिन के जो फिलामेंट होते हैं एक्चुअल में ये थोड़े से थिक फिलामेंट होते हैं, और इनका तो केवल और केवल रोल एक ही होता है कि मान लो एक बार रफली अगर अपन बात कर रहे हैं, ये है मायोसिन के फिलामेंट, और मायोसिन के फिलामेंट एक्चुअल में होते कौन से बैंड में हैं, आई बैंड में। इसका मतलब ए बैंड में, ए बैंड जो होता है उसके अंदर, यानी जब मसल्स चाहे कॉन्ट्रैक्ट कंडीशन में हो चाहे रिलैक्स कंडीशन में हो, ए बैंड की जो लेंथ होती है उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। अब डिफरेंस नहीं आता इसका मीनिंग क्या है कि मायोसिन के फिलामेंट हैं वो एक्चुअल में अपनी जो पोजीशन है उसी पर रहते हैं, ये बिल्कुल भी इधर उधर स्लाइड नहीं करते। तो
तो मायोसिन के फिलामेंट हैं, इनकी तो एक ही प्रॉपर्टी होती है कि इसके जो एंड वाले पोर्शन होते हैं दोनों तरफ से, तो इनके एंड वाले पोर्शन में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको अपन बोलते हैं एटीपीएज एंजाइम। ये एटीपीएज एंजाइम में जब अपनी मसल्स रिलैक्स होती है तब ये यहाँ पर जुड़ा रहता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आपकी मसल्स एक्टिव रहेगी तो यहाँ भी एटीपीएज जुड़ा हुआ है, यहाँ पर भी जो मायोसिन का फिलामेंट है वहाँ पर एटीपीएज एंजाइम जुड़ा हुआ है। इसका मतलब इसकी जो दोनों एंड है इन पर कोई भी एक्टिव साइट नहीं है, और एक्टिव साइट नहीं होगी तो कोई भी चाहे एक्टिन का फिलामेंट है, चाहे वो इधर प्रेजेंट है चाहे वो इधर प्रेजेंट है, मायोसिन के फिलामेंट के साथ कोई भी कॉम्बिनेशन या यहाँ पर नहीं बना सकता। तो मायोसिन के फिलामेंट में केवल और केवल ये एटीपीएज एंजाइम जब हटेगा यहाँ पर, तो यहाँ से हटेगा तभी जाकर क्या है, ये मान लो यहाँ से हट गया तो ये मायोसिन के फिलामेंट का ये वाला एंड है, यहाँ पर क्या हो गया बेटा, एक्टिव साइट आ गई। एक्टिव साइट आते ही यहाँ वाला जो एंड है ये इनमें कॉन्फ़िगरेशनल चेंजेस आते हैं, जिससे इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो हुक लाइक हो जाती है, ऐसे बेंड हो जाते हैं और हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं। और इधर भी एटीपीएज के रिमूव होते ही ये क्या हो जाएगा बेटा, हुक लाइक कंडीशन में आ जाएगा। अब ये हुक लाइक कंडीशन है, यहाँ पर क्या होगा, ये हुक है यहाँ पर, इधर जो एक्टिन के फिलामेंट हैं उनको पकड़ता है और इधर से अपनी तरफ क्या करता है, स्लाइड करता है, सरकता है, जिससे मसल्स क्या हो जाती है, कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन इन मायोसिन के फिलामेंट की लेंथ में कोई भी चेंजेस नहीं आएगा, ये केवल और केवल इधर से एक्टिन प्रोटीन और इधर से, क्यों, क्योंकि ए बैंड के अल्टरनेट सीक्वेंस में आगे भी आई बैंड है और पीछे भी क्या है, आई बैंड है, तो दोनों तरफ से एक्टिन प्रोटीन को इधर स्लाइड करवा के मसल्स को क्या कर देगा, कॉन्ट्रैक्ट। और एक बात और याद रखें कि ये जो एटीपीएज एंजाइम है इसको रिमूव करवाता कौन है, ये हटता कब है, यहाँ पर जब मसल्स फाइबर के अंदर प्रेजेंट जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है वो जैसे ही कैल्शियम आयन क्या करती है, प्रोवाइड करती है, तब ये कैल्शियम आयन आकर इस एटीपीएज एंजाइम को क्या करते हैं, यहाँ से रिमूव करवाएंगे, ताकि एटीपी की फॉर्म में जो सार्कोसोम या सार्कोकॉन्ड्रिया के थ्रू क्या प्रोवाइड करवा रहे हैं, एटीपी की फॉर्म में जो एनर्जी प्रोवाइड करवाई है वो एनर्जी क्या है, उस एटीपी को ये एटीपीएज एंजाइम क्या करने वाला है, हाइड्रोलाइज कर देगा और क्या बना देगा, एडीपी बना देगा, साथ में इनिशियल फॉस्फेट बनाता है जो एनर्जी प्रोवाइड करवाता है, और मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन के लिए इस एनर्जी को क्या है, ये मसल्स अपने काम में ले लेती हैं। तो ये तो थी मायोसिन फिलामेंट की बात, जो ज़्यादा कोई लंबी नहीं है। मायोसिन फिलामेंट में थोड़ी सी बात आपको याद रखनी है। लेकिन इसके बाद ये रेगुलेटरी प्रोटीन और इतने नाम पड़े हैं, इनका क्या फंक्शन होता है, मान लो कि एक्टिन के जो फिलामेंट होते हैं, एक्टिन के फिलामेंट की स्ट्रक्चर कैसी होती है बेटा, राउंड स्ट्रक्चर होती है इस तरह से, और इसे राउंड एक्टिन के फिलामेंट को अपन क्या बोलते हैं बेटा, जी एक्टिन बोलते हैं। जी एक्टिन, जी का जी फॉर यहाँ पर क्या है, ग्लोबुलर। ग्लोबुलर मतलब ग्लोब लाइक स्ट्रक्चर वाली जो एक्टिन प्रोटीन है, राउंड प्रोटीन, उसको अपन क्या बोलते हैं, जी ग्लोबुलिन, ग्लोबुलिन एक्टिन या जी एक्टिन बोलेंगे। अब ये जी एक्टिन के फिलामेंट जो होते हैं, इनके नीचे की साइड में या एक साइड पर, एक एंड पर क्या होती है, एक ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर होती है, गड्ढे जैसी स्ट्रक्चर होती है। और इस ग्रूव लाइक स्ट्रक्चर के अंदर मैंने अभी जो आपको बताया था कि मायोसिन के फिलामेंट के अंदर जैसे हुक लाइक स्ट्रक्चर होती है, वो हुक इसी रिस्ट या ग्रूव के अंदर फंसते हैं और एक्टिन को अपनी तरफ खींचने का काम करेंगे। तो इस तरह की ये ग्लोबुलर प्रोटीन जो हैं वो क्या हो जाती हैं बेटा, इस तरह से ये क्या है, एक दूसरे पे ऐसे बाइंड हो जाएंगी। कैसे, यानी मान लो अपन क्या है, ये इसी तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन जुड़ रही हैं और ग्लोबुलर प्रोटीन जुड़कर क्या बना रही हैं, आपके पास एक ये फिलामेंट बना दिया इसने पूरा। तो इस फिलामेंट को यानी ग्लोबुलर या जी एक्टिन प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के मिलने से एक हेलिकल लाइक जो ग्रोथ या एक स्ट्रक्चर बन रही है, उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, फिलामेंटस एक्टिन प्रोटीन या एफ एक्टिन बोलने वाले हैं। अब इसी एफ एक्टिन पर क्या होगा, इसी तरह से अपना दूसरा जो फिलामेंट है वो इस तरह से लिपटने वाला है, यानी ये क्या है यहाँ पर ये जो जी प्रोटीन है उसका दूसरा क्या है, फाइबर है, इसको अपन बोल रहे हैं एफ एक्टिन। मतलब क्या हुआ कि जी एक्टिन प्रोटीन के दो फिलामेंट या दो एफ एक्टिन फिलामेंट हेलिकल फॉर्म में डबल हेलिकल स्ट्रक्चर बनाकर एक दूसरे के साथ बाइंडे रहेंगे। और हर के अंदर क्या होता है बेटा, जी प्रोटीन है,
तो हर जी प्रोटीन के साइड में क्या होती है, एक ग्रूव है वो प्रेजेंट होती है, जो आपको कोई ऐसे अलग से बनाने की ज़रूरत नहीं है वैसे तो, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पर क्या है, ये अपन ग्रूव बना रहे हैं। तो ये तो बात हो गई किसकी, इसे एक्टिन प्रोटीन की, जो पहले एक मॉलिक्यूल को ग्लोबुलर या जी एक्टिन और पूरे फिलामेंट को एफ एक्टिन बोल रहे हैं। अब क्या होगा कि रेगुलेटरी प्रोटीन में मैंने दो नाम बताए थे आपको, एक ट्रोपोमायोसिन और एक होता है ट्रोपोनिन। तो वो ट्रोपोमायोसिन कैसे आएगा, यहाँ पर देखिए कि ट्रोपोमायोसिन के जो फिलामेंट होते हैं वो क्या करेंगे, इसके बाहर की तरफ ऐसे बाइंड हो जाते हैं बेटा। ये जो है ये मान लो क्या है, यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन का फिलामेंट है। तो ये जो आपको फिलामेंट दिख रहा है ये क्या है, यहाँ पर ट्रोपोमायोसिन का फिलामेंट है। और ये ट्रोपोमायोसिन का फिलामेंट एक्चुअल में क्या करता है यहाँ पर कि ये तो दोनों हेलिक्स हैं एक्टिन प्रोटीन के बने हुए, इन दोनों को बाइंड करके रखने में इनकी हेल्प करता है। तो ये एक तरह से क्या हो गई यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन। अब आपको मैंने बताया था रेगुलेटरी प्रोटीन ट्रोपोमायोसिन के अलावा एक और कौन सी होती है, ट्रोपोनिन होती है। तो वो ट्रोपोनिन मान लो ये ट्रोपोमायोसिन है, इसी से जुड़ी रहेगी कौन, ट्रोपोनिन। और ट्रोपोनिन अभी अभी मैंने आपको बताया था बेटा, ट्रोपोनिन कितने टाइप की होती है, 3 टाइप की थी। कौन कौन सी थी अपनी, एक तो होता है बेटा ट्रोपोनिन टी होता है, एक ट्रोपोनिन सी होता है, एक ट्रोपोनिन आई होता है, 3 बताए थे। ट्रोपोनिन टी का मीनिंग क्या है, ऐसी ट्रोपोनिन, ये वाली क्या है बेटा, ट्रोपोनिन टी है। ट्रोपोनिन टी से आप याद रखिए ऐसी ट्रोपोनिन प्रोटीन जो ट्रोपोमायोसिन के साथ डायरेक्टली अटैच रहती है उसको अपन क्या बोलते हैं, ट्रोपोनिन टी। इसके बाद में दूसरे नंबर पे जो है उसको अपन क्या बोलने वाले हैं बेटा, ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी याद रखिए जो कैल्शियम आयन से अटैच होने वाली है उस प्रोटीन को अपन क्या बोलेंगे, ट्रोपोनिन सी। कैल्शियम के सी से सी याद रखें, ट्रोपोमायोसिन से आप टी याद रखें। इसके बाद में लास्ट वाला है जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ट्रोपोनिन आई। आई मीनिंग है यहाँ पर इनहिबिटर, ये इनहिबिट करेगा यानी मायोसिन के फिलामेंट को कहाँ है, एक्टिन के साथ अटैच नहीं होने देता, यानी जब आपकी मसल से रिलैक्स कंडीशन में आती है तब हेल्प करता है कौन, ये ट्रोपोनिन आई। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है। ये एक्टिन फिलामेंट है, ये फोर्स जनरेटिंग है प्रोटीन है। इसके बाद ये ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन है, ये क्या है यहाँ पर रेगुलेटरी प्रोटीन है। और ट्रोपोमिन के ये जो 3 टाइप हैं एक्चुअल में इनको अपन स्ट्रक्चरल प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो इसके बाद अगर अपन बात करना चाहें तो अब अपन बात करेंगे बेटा एनर्जी का सोर्स क्या होता है। तो एनर्जी के सोर्स की अगर अपन बात करना चाहें कि आपकी मसल्स है वो कंटिन्यू काम करती हैं तो उसको एनी टाइम काम करने के लिए क्या चाहिए, एनर्जी। और वो एनर्जी कहाँ से आती है, तो एनर्जी के सोर्स की अगर अपन बात करें तो एनर्जी सोर्स में आपको बेटा 2 चीज़ें हैं वो याद करनी है। 2 चीज़ें कौन कौन सी याद करनी है, एक तो याद करनी है आपको कि आपका माइटोकॉन्ड्रिया है उसके अंदर क्या होती है, एटीपी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर रहती है। लेकिन ये जो एटीपी है इसको हाइड्रोलिसिस करता है कौन है, एटीपीएज एंजाइम। और ये एटीपीएज एंजाइम अभी भी मैंने आपको बताया था मायोसिन प्रोटीन के जो फिलामेंट होते हैं इस तरह से इनके हेड पर क्या होता है, ये एटीपीएज एंजाइम है वो प्रेजेंट होता है जो एटीपी का हाइड्रोलिसिस करेगा और बनाएगा एटीपी और साथ में बनाएगा बेटा इनिशियल फॉस्फेट और एनर्जी। और वही एनर्जी आपके इसको कंटिन्यू मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाती है। इसके अलावा दूसरा जो आपको याद करना है वो क्या है, कोरी साइकिल। तो कोरी साइकिल का मीनिंग क्या है कि आपकी मसल्स अगर कंटिन्यू काम करती हैं लंबे टाइम तक तो आपकी मसल्स के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो क्या हो जाती है बेटा, डिक्रीज हो जाती है। मसल्स कंटिन्यू काम करेंगे तो जितनी एनर्जी उसको चाहिए उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं होती, मसल्स के अंदर फैटिग या थकान आती है तो ऑक्सीजन की सप्लाई हो जाती है कम। और ऑक्सीजन की सप्लाई जैसे ही डिक्रीज होगी जो ग्लूकोज होता है उसे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होने से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की जगह क्या बन जाता है बेटा, लैक्टिक एसिड है वो बन जाता है। इसके अलावा क्या होता है कि यही जो लैक्टिक एसिड है, ये जो लैक्टिक एसिड बना है ये बहुत ही इनसोल्यूबल और हार्ड सब्सटेंस होता है जो अपने जॉइंट्स होते हैं उनके अंदर इसका डिपोजिशन हो जाएगा
और जिससे अपनी मसल्स हैं उनके अंदर या जॉइंट्स हैं उनके अंदर पेन होने लगता है। तो अपनी मसल्स के अंदर पहले से एक फूड स्टोर रहता है जिसको अपन बोलते हैं ग्लाइकोजन, जो लीवर में भी होता है और अपनी मसल्स में भी होता है। तो इस ग्लाइकोजन का ऑक्सीडेशन होता है, तो इसका ऑक्सीडेशन होगा तो क्या बनेगा, यानी जब थकान के कारण क्या बनेगा, ग्लूकोज और ग्लाइकोजन दोनों के ही ऑक्सीडेशन से बन जाता है लैक्टिक एसिड। लेकिन ये लैक्टिक एसिड है बाद में इसका 4/5 जो पार्ट होता है उसको तो क्या कर लिया जाता है बाद में, यानी लैक्टिक एसिड है उसको वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर दिया जाएगा ताकि फ्यूचर में अपनी मसल्स के लिए स्टोर फूड की तरह ये एनिमल स्टार्च की तरह काम कर सके। जबकि इसका 1/5 जो पार्ट होता है उसको क्या कर दिया जाता है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में कन्वर्ट करके आपकी मसल्स को कॉन्ट्रैक्शन के लिए एनर्जी प्रोवाइड करवाई जाएगी। तो ग्लाइकोजन के ऑक्सीडेशन से एनर्जी आ रही है, एक तो आपके मसल के कॉन्ट्रैक्शन के लिए, दूसरा एटीपी है जो सार्कोसोम या सार्कोकॉन्ड्रिया में स्टोर है, उसका एटीपीएस के थ्रू हाइड्रोलिसिस हो रहा है, तब जाके क्या हो रही है, एनर्जी मिल रही है। तो इन दोनों सोर्स से एनर्जी आपकी मसल्स को मिलेगी, जिससे मसल्स क्या करती हैं बेटा, कंटिन्यू काम करती हैं, यानी इनमें कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन की प्रोसेस है वो क्या है, इसके अंदर कंटिन्यू चलती रहती है। अब अपन एक और इसमें क्वेश्चन आता है कि सार्कोट्यूबुलर सिस्टम क्या होता है। तो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम का मीनिंग क्या है कि ये सार्कोट्यूबुलर सिस्टम, तो सार्कोट्यूबुलर सिस्टम में आपको दो चीज़ें क्या बेटा याद रखनी है। तो इसके अंदर दो चीज़ें कौन कौन सी हैं सार्कोट्यूबुलर सिस्टम में, एक तो होता है याद करना है आपको टी सिस्टम, और दूसरा याद करना है आपको सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मतलब क्या है कि यहाँ पर टी सिस्टम का मीनिंग क्या है बेटा, जैसे नॉर्मली अगर अपन किसी मसल्स की बात करना चाहें, ये मान लो क्या है आपकी मसल्स है, कोई मसल फाइबर है, और इसके बाहर की जो ये लेयर होती है जिसको प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, उसी को मसल्स में क्या बोलते हो आप, सार्कोलेमा। तो ये सार्कोलेमा क्या होती है, किसी भी एक पर्टिकुलर पोर्शन पर आकर इन्वॉल्व यानी इन्वेजिनेशन या अंदर की तरफ ही क्या हो जाती है, इन्वॉल्व हो जाएगी, और इस तरह की एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना रही है। और इस ट्यूब से आपको, आप ऐसे देखो तो कैसी फीलिंग आ रही है, टी जैसी शेप आपको दिख रही है इस तरह से, तो टी जैसी शेप बन रही है। इसी सार्को लेमा के इन्वेजिनेशन से टी टाइप का जो सिस्टम या टी टाइप की जो ट्यूबल्स बनी है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, टी सिस्टम। इसके अलावा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपनी मसल्स होती हैं, उनके अंदर आपको पता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में वेसिकल होती हैं, सिस्टर्नी होती हैं, यानी इस तरह से सी शेप की जो स्ट्रक्चर होती हैं जिनके एंड पॉइंट है वो थोड़े से फूले हुए होंगे, जिनको एम्पुला अपन बोलते वाले हैं। तो ये तो क्या है, यहाँ पर सिस्टर्नी होती हैं। इसके अलावा वेसाइकल होती हैं। तो इस ट्यूबुलर सिस्टम को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले जैसे ही मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन की जो मैसेज है वो टी सिस्टम के थ्रू कहाँ भेजी जाती है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या जनरेट करती है बेटा, कैल्शियम आयन, और वो कैल्शियम आयन जाकर क्या करते हैं, यानी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करने में हेल्प करते हैं, और एटीपीएज एंजाइम को वहाँ से मायोसिन के जो हेड हैं वहाँ से उसको रिमूव करवाते हैं ताकि एटीपी का हाइड्रोलिसिस हो सके, एनर्जी मिल सके मसल्स को, और एक्टिन और मायोसिन का कॉम्प्लेक्स बन के आपकी मसल्स उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस वो स्टार्ट हो सके। तो ये तो थी अपनी जनरल बातें। अब अपन बात करें कि जो अपना कई इसमें एक वर्ड आता है बेटा, सार्कोप्लाज्मिक न्यूरॉन जंक्शन। तो सार्को न्यूरॉन जंक्शन किसको अपन बोलेंगे, तो एक तो आता है सार्कोलेमा, जिसको अपन बोलते हैं मसल के आउटरमोस्ट लेयर। मान लो ये मसल्स है, ये क्या है, इसकी सार्कोलेमा है। और सबसे पहले मान लो आपकी बॉडी में कोई भी ये क्या है, मोटर न्यूरॉन है, और ये मोटर न्यूरॉन क्या है कर रहा है, जो भी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है, तो ये तो क्या है इस मसल्स के, ये तो क्या है डेंड्राइट्स हैं, और ये जो आपको दिख रहा है मसल्स का, ये मोटर न्यूरॉन है। ये टोटल है क्या अपना, मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन आप समझते हो, और तो ये जो न्यूरॉन है ये यानी स्टिमुलेशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है उसको लेके आ रहा है। तो मोटर न्यूरॉन का मतलब जो आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को वापस आपके इफेक्टिव ऑर्गन तक लाएगा, उसको अपन बोलते हैं मोटर न्यूरॉन, और इफेक्टिव ऑर्गन से आपके ब्रेन तक या सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक ले जाएगा, उसको अपन बोलते हैं सेंसरी न्यूरॉन। तो ये मोटर न्यूरॉन जो है
ये कोई भी कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेके आएगा, डेंड्राइट से रिसीव करता है और फिर रिसीव करके किसको दे देता है बेटा, एक्सोन को। और एक्सोन के एंड होते हैं, वहाँ पर क्या होती हैं, ऐसे नोब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। और इस नोब लाइक स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हो, सिनेप्टिक नोब बोलते हैं, जो आपको पता होगा। और इस सिनेप्टिक नोब के अंदर एक केमिकल होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, एसिटाइलकोलिन। ये एसिटाइलकोलिन है वो एक्चुअल में क्या है, एक न्यूरो ट्रांसमीटर होता है। ये न्यूरो जो ट्रांसमीटर है ये क्या करता है बेटा, यानी ये क्या करेगा, ट्रांसमिट करेगा नर्व के पास में या न्यूरॉन के पास जो इन्फॉर्मेशन है उसको इस मसल्स फाइबर में या इसकी सार्कोलेमा के अंदर ट्रांसमिट करने में हेल्प करेगा। इसीलिए इस केमिकल को अपन बोलते हैं एसिटाइलकोलिन को न्यूरोट्रांसमीटर बोला जाएगा। तो ये जो न्यूरोट्रांसमीटर है, तो जहाँ पर आपने जो ये मसल्स हैं या मोटर न्यूरॉन का जो सिनेप्टिक नोब या मोटर न्यूरॉन का जो एक्सोन होता है और मसल फाइबर का जो सार्कोलेमा होता है, जो यहाँ पर मसल्स के सिनेप्टिक नोब या एक तरफ से न्यूरॉन और एक सार्कोलेमा एक दूसरे के साथ जिस पोर्शन पे अटैच होती हैं उस पोर्शन को अपन क्या बोलते हैं बेटा, सार्कोप्लाज्मिक जंक्शन बोला जाता है। तो एक्चुअल में ये वाला जो पोर्शन है दोनों के बीच में, इस जंक्शन को अपन क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे बेटा, सार्कोप्लाज्मिक जंक्शन। तो ये आपको नाम पता होना चाहिए एक्चुअल में सार्कोप्लाज्मिक जंक्शन है क्या। तो इस सार्कोप्लाज्मिक जंक्शन पे जैसे ही स्टिमुलेशन या जो भी इंफॉर्मेशन न्यूरॉन लेके आ रहा है मसल के कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड, वो सबसे पहले किस में जाएगी, इसे सार्कोलेमा में जाएगी, तब जाके आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन है वो स्टार्ट होगा। तो चलिए अपन पढ़ेंगे बेटा कि मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है कंप्लीट वो किस तरह से होती है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है, मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसेस होती है, इसका जो नाम है उस प्रोसेस का वो क्या है बेटा, स्लाइडिंग मैकेनिज्म या स्लाइडिंग थ्योरी है। तो इस स्लाइडिंग थ्योरी का सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये थ्योरी जो है 1954 में हक्सले एंड हक्सले नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले ये थ्योरी है स्लाइडिंग मैकेनिज्म या स्लाइडिंग थ्योरी है वो प्रोवाइड करवाई थी। इस थ्योरी में आपको पता होना चाहिए बेटा कि ये जो थ्योरी है या मसल में कॉन्ट्रैक्शन की जो कंप्लीट प्रोसेस होती है वो 4 स्टेप में कंप्लीट होती है। सबसे पहला जो स्टेप है अपना वो क्या है बेटा, इसी के अंदर जो सबसे पहला स्टेप जो होगा अपना, वो सबसे पहले स्टेप को अपन क्या बोलने वाले हैं, इसी के अंदर है एक्साइटेशन बोलेंगे। तो पहला है वो क्या है अपना, एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन के बाद में दूसरा जो है अपना वो क्या है, इसमें एक्साइटेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, कपलिंग। और तीसरी जो प्रोसेस है वो कौन सी होता है इसके अंदर, कॉन्ट्रैक्शन। और चौथा जो स्टेप है अपना वो कौन सा है इसमें, रिलैक्सेशन। तो याद रखिए कि मसल में कॉन्ट्रैक्शन की जो स्लाइडिंग मैकेनिज्म है, तो आपको ये बहुत बार ये क्वेश्चन आता है बेटा, या तो आपको मसल कॉन्ट्रैक्शन की मैकेनिज्म पूछ लें या आपको क्या है पूछ लेते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी के नाम से पूछ लेते हैं। तो आपको कंप्लीट ये जो प्रोसेस है वो बतानी पड़ेगी इसमें। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन की फिजियोलॉजी या स्लाइडिंग मैकेनिज्म थ्योरी जो 1954 में हक्सले और हक्सले ने दी है, वो बता रहे हैं कि इस कंप्लीट फिजियोलॉजी में आपको 4 स्टेप है उनको पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले आपके मसल्स में होगा एक्साइटेशन। जैसे ही मसल्स एक्साइटेड हो जाएगी इसके बाद एक्साइटेशन कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग होगी। थर्ड स्टेप में कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा और फोर्थ स्टेप में आपकी मसल्स क्या हो जाएगी, यहाँ पर रिलैक्स हो जाएगी। तो ये चारों स्टेप हैं, इनको अगर अपन बात करें बेटा 1 बाय 1, तो आप कैसे बताओगे इसके अंदर कि सबसे पहले क्या होता है, ये मान लो आपका मसल फाइबर है। इस मसल फाइबर के अंदर ये क्या है बेटा, इसकी सार्कोलेमा है। इसी सार्कोलेमा पर इधर क्या है, जैसे अभी पहला स्टेप अपन पढ़ रहे हैं जिसको अपन क्या बोल रहे हैं बेटा, एक्साइटेशन। तो एक्साइटेशन में आपको क्या बताना है कि सबसे पहला काम क्या होगा, आपके जो बॉडी की मोटर न्यूरॉन है वो मोटर न्यूरॉन क्या करती है बेटा, जो भी इम्पल्स होते हैं, जो भी स्टिमुलस होती है, उनको रिसीव करके कहाँ पर सिनेप्टिक नोब के थ्रू कहाँ पर लाती हैं। अभी भी मैंने आपको बताया था कि सार्कोलेमा और यहाँ पर न्यूरॉन के बीच में या मोटर न्यूरॉन के बीच में जो जंक्शन बन रहा है उसको आपने क्या बोला था, सार्कोप्लाज्मिक जंक्शन।
इस सार्कोप्लाज्मिक जंक्शन पे सबसे पहले क्या है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था बेटा कि एसिटाइलिन नाम का जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो यहाँ से रिलीज होगा। जैसे ही एसिटाइल कोलिन यहाँ से रिलीज होता है तो ये जो सार्कोलेमा है ये क्या करती है, जो सोडियम आयन होते हैं बाहर की तरफ में, उनके लिए ये क्या हो जाती है बेटा, परमेबल हो जाएगी, जिससे बाहर से सोडियम आयन कहाँ एंटर कर जाते हैं, सार्कोलेमा के अंदर। और जैसे ही अंदर एंटर करेंगे तो इसका जो इनर साइड होती है सार्कोलेमा की, यहाँ पर कौन सा चार्ज आता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है वो जनरेट हो जाएगा, क्योंकि बाहर से कैल्शियम आयन पोटेशियम ये सोडियम आयन है वो एंटर कर चुके हैं। और अंदर जैसे ही पॉजिटिव यानी आयंस आ जाएंगे तो इसमें इसको अपन क्या बोलेंगे बेटा, एक्शन पोटेंशियल बोलेंगे। तो जैसे ही अंदर वाला एरिया है या सार्कोलेमा इनर साइड से पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी तो यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल है वो जनरेट होगा, और एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होते ही आपकी मसल्स क्या हो जाती है, एक्साइटेड हो जाएगी। ये तो क्या था, अपना पहला स्टेप था। इसके बाद अपन बात करते हैं इसके सेकेंड स्टेप पर। तो सेकेंड स्टेप कौन सा था, अभी मैंने आपको बताया था बेटा, एक्साइटेशन है, कॉन्ट्रैक्शन है, कपलिंग। इस स्टेज में क्या होने वाला है कि जैसे ही यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल जनरेट होगा तो ये क्या है, मसल में कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होते ही कॉन्ट्रैक्शन की जो इंफॉर्मेशन होती है अब वो यहाँ से किस में जाती है, टी सिस्टम में जाएगी। अभी भी मैंने बताया था कि सार्कोलेमा इन्वर्ट हो जाए तो क्या बनती है अपनी टी सिस्टम। तो टी सिस्टम के अंदर ये एक्शन पोटेंशियल है ये जाएगा। टी सिस्टम ये जो एक्शन पोटेंशियल है ये किसको दे देता है बेटा, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जैसे ही ये एक्शन पोटेंशियल पहुंचेगा ये क्या रिलीज करने लगेगी, कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन जैसे ही रिलीज करने लगेगी तो ये जो प्रोसेस है, ये कैल्शियम आयन है ये कहाँ जाएंगे बेटा, ट्रोपोनिन सी। अभी भी मैंने बताया था कैल्शियम आयन डायरेक्ट जुड़ेंगे ट्रोपोनिन सी के साथ। ट्रोपोनिन सी के साथ जैसे ही जुड़ेंगे तो ट्रोपोनिन सी है वो क्या देती है, ट्रोपोनिन सी के साथ में जुड़ते ही ट्रोपोमाइसिन को ये सेपरेट करने लग जाएंगे और इतनी प्रोसेस है वो कंप्लीट आ जाएगी किसमें, एक्साइटेशन, कॉन्ट्रैक्शन है, कपलिंग में। इसके बाद में तीसरा जो स्टेप है अपना वो कौन सा है बेटा, कॉन्ट्रैक्शन। तो कॉन्ट्रैक्शन वाला जो पोर्शन है, जो तीसरे नंबर पे स्टेप है, इसके अंदर क्या होगा कि इसमें अगर अपन बात करना चाहें तो मैं अभी जो आपको फिलामेंट बताया था उसी के अकॉर्डिंग बताने वाली हूँ कि मान लो ये क्या है, अपना एक मसल फाइबर की एक टीएस ले रहे हैं अपन, और इस टीएस के अंदर बीच में जो अपन इस तरह से मैं बना रही हूँ ये 3 फिलामेंट है। तो ये जो है अपने 3 फिलामेंट जो मैंने आपको इस तरह से दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये तो क्या है यहाँ पर मायोसिन के फिलामेंट है। चलो अपन 2 ही की बात कर लेते हैं, ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसमें। तो ये क्या है, यहाँ पर मायोसिन प्रोटीन के फिलामेंट है। इस मायोसिन प्रोटीन के फिलामेंट के बीच में आपको जो थोड़ा सा लाइट जोन दिख रहा है बेटा, जहाँ पर मैंने ये प्रोटीन इस तरह से बाइंड नहीं की है, और इनके बीच में ये वाला जो लाइट पार्ट दिख रहा है इसको अपन ने क्या बोला था बेटा, एम ए लाइन बोला था। और ये पूरे के पूरे क्या है, यहाँ पर मायोसिन के फिलामेंट है। इसके यानी ए बैंड है, जो टोटली माना जाए तो ये इतना अपना कौन सा है बेटा, ए बैंड है यहाँ पर। लेकिन इसके इधर क्या है, आई बैंड है, और इधर भी क्या है, आई बैंड है। तो ये जो है आई बैंड है, आई बैंड के अंदर ये क्या है बेटा, जेड लाइन है इधर, और ये इधर भी आई बैंड की क्या है, जेड लाइन है। मतलब क्या हुआ, ये 2 जेड लाइनों के बीच की ये जो डिस्टेंस है ये क्या बताती है आपको, सार्कोमियर। अब इसमें क्या है कि ए बैंड है वो कम्प्लीटली नहीं दिखाया है, सॉरी आई बैंड अपन ने, ये जेड लाइन है, मतलब इसके इधर क्या है, डार्क वाला इधर डार्क, ये एच जोन है, और इसके आधा इधर है आधा इधर है। मतलब क्या है कि आई बैंड का की मिड लाइन क्या होती है, ये जेड लाइन है। तो इस तरह से सार्कोमियर जो होता है, सार्कोमियर में क्या आ गया, इधर कितना आ गया, हाफ, तो आई बैंड इधर आ गया, हाफ आई बैंड इधर आ गया, और एक कंप्लीट क्या आ गया आपका, ए बैंड। मतलब क्या है कि आधा इधर आई बैंड आधा इधर आई बैंड, तो आधा आधा हो गया, एक आई बैंड कंप्लीट और एक ए बैंड कंप्लीट। तो एक ए बैंड और एक आई बैंड दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, सार्कोमियर बनाते हैं। तो ये जो था अपना, इसके अंदर क्या है कि ये इधर जो अपन बना रहे हैं बेटा, ये जो अपन ने इधर बनाई है, ये जो फिलामेंट मैं आपको बनाती दिख रही हूँ, ये वाले क्या है बेटा, इधर है एक्टिन की फिलामेंट है, और ये मायोसिन के हैं। एक्टिन के फिलामेंट हैं, इनके अंदर क्या होता है
कि सबसे पहले आपको मैंने एक्टिन के फिलामेंट भी बताया था। क्या होता है कि इस तरह से ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं, यानी जी एक्टिन के प्रोटीन होते हैं, और ये जी एक्टिन प्रोटीन है वो इस तरह से क्या होती है बेटा, स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस पर मैंने बताया था ट्रोपोमायोसिन जुड़ा रहेगा। ट्रोपोमायोसिन पर ये क्या है, ट्रोपोनिन टी है, ये ट्रोपोनिन सी है, ये ट्रोपोनिन आई है। तो सबसे पहले जैसे कंट्रैक्शन होगा, इससे पहले स्टेप में आपने देखा था कैल्शियम आयन रिलीज हो चुके थे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, और वो आकर जुड़ने वाले हैं किससे, इसे ट्रोपोनिन सी से। कौन जुड़ेंगे बेटा, कैल्शियम आयन जुड़ेंगे यहाँ पर, ये वाले। जैसे ही ये जुड़ेंगे तो क्या होगा कि इसके जुड़ते ही ये जो है इस ट्रोपोनिन को क्या करेगा, एक्टिव, जिससे ट्रोपोमायोसिन के फिलामेंट है वो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाएंगे, जिससे इस जी एक्टिन के फिलामेंट है उनके अंदर ये ग्रुप क्या हो जाती है बेटा, एक्टिव हो जाएगी। और एक्टिव होते ही इसके बाद ये कैल्शियम आयन जाएंगे मायोसिन के फिलामेंट है, यहाँ पर क्या प्रेजेंट है बेटा, पहले से एटीपीएज एंजाइम, वो यहाँ से क्या है, रिमूव होगा। ये जो हेड है वो यहाँ पर क्या बन चुकी है, एक्टिव साइट, और एक्टिव साइट है ये क्या है, इस तरह से कैसे हो गए बेटा, हुक लाइक कंडीशन, और ये हुक लाइक कंडीशन इधर भी इस एक्टिन के साथ आएंगे, और ये दोनों फिलामेंट हैं, जेड लाइन है वो कहाँ आ जाती है बेटा, पास में आ जाएगी, यानी यहाँ आ जाएगी जेड लाइन, और ये फिलामेंट एक्टिन प्रोटीन के क्या हो जाएंगे, इस तरह से स्लाइड हो जाएंगे। तो इस तरह से सार्कोमियर की लेंथ क्या हो चुकी है, डिक्रीज, और आपकी मसल्स में क्या हो चुका है, कंट्रैक्शन। इसके बाद में फोर्थ जो स्टेप आता है अपना, वो क्या है, यहाँ पर रिलैक्शन होगा। रिलैक्शन वाला जो पोर्शन है ये बिल्कुल अपोजिट होता है मसल्स के एक्साइटेशन के। कैसे, यानी आपकी मसल्स रिलैक्स कब होती है, जब कैल्शियम आयन है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम देना बंद कर देती है। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैल्शियम आयन प्रोवाइड करवाना कब बंद करेगी, जब सार्कोलेमा है उसके ऊपर कोई भी यानी न्यूरोट्रांसमीटर एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन कम हो जाएगा। और वो सीक्रेशन कब कब होगा, जब आपके मोटर न्यूरॉन के थ्रू जो भी स्टिमुलस आ रहा था वो वहाँ से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। यानी मोटर न्यूरॉन के थ्रू मसल के कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड जो स्टिमुलस भेजा जा रहा था वो अगर बंद कर दिया जाए तो क्या होगा कि बंद कर दिया जाएगा तो एसिटाइल कोलिन का सीक्रेशन कम हो जाएगा। उसका सीक्रेशन कम होगा तो सार्कोप्लेमा जो है वो क्या हो जाएगी, सोडियम आयंस के लिए वापस इम्परमिएबल हो जाएगी, जिससे सोडियम आयन अंदर एंटर नहीं करेंगे। अंदर एंटर नहीं करेंगे तो अंदर है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा। एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं होगा तो ट्यूबुलर सिस्टम या टी सिस्टम है वो कोई भी स्टिमुलेशन है वो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम तक नहीं ले जाएगा, जिससे सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो कैल्शियम आयन प्रोवाइड करवाना बंद कर देगी। और बंद कर देगी तो आपकी मसल्स के अंदर क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन की प्रोसेस है वो वापस क्या हो जाती है, बंद, यानी वापस एटीपीएज एंजाइम है वो यहाँ पर आकर एक्टिव साइट पर वापस अटैच हो जाएंगे, जिससे इनकी ये हुक लाइक या कॉन्फिगरेशन चेंजेस है ये नहीं होगा, और एक्टिन के फिलामेंट है वो वापस अपनी नॉर्मल कंडीशन पर चले जाएंगे। यानी जब आपकी मसल्स में कॉन्ट्रैक्शन होता है तो एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट मिलकर एक्टिनोमायोसिन कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। ये कॉम्प्लेक्स वापस एक्टिन और मायोसिन के फिलामेंट है उनके अंदर सेपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से ये क्या थी, अपनी मसल कॉन्ट्रैक्शन की कंप्लीट प्रोसेस थी। अब मसल कॉन्ट्रैक्शन के बाद में इससे रिलेटेड, मसल से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर जो है अपने स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है, 2 या 3 डिसऑर्डर है उसको आपको पढ़ना है। तो डिसऑर्डर की अगर अपन बात करें मसल्स या स्केलेटन सिस्टम के अंदर, तो जो ये हैं अपने वो क्या पढ़ने हैं, तो आपको 2 पढ़ने हैं। तो सबसे पहले अगर स्केलेटन सिस्टम से रिलेटेड है डिसऑर्डर्स की अगर या बॉडी जो डिजीज होती हैं उनकी बात करें तो सबसे पहले नंबर पर अपन क्या पढ़ रहे हैं बेटा, आर्थराइटिस पढ़ेंगे। आर्थराइटिस का नॉर्मल नाम है बेटा, नॉर्मल सी बात है, इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जॉइंट पेन बोला जाएगा। तो आर्थराइटिस जो होता है ये एक्चुअल में क्या है, अपने स्केलेटन सिस्टम में होने वाला एक डिजीज है, डिसऑर्डर है, जिसमें जॉइंट्स के बीच में क्या होने लगता है बेटा, पेन होने लगता है। और जॉइंट्स में पेन होने से क्या होगा, ये जॉइंट्स में पेन है वो एक्चुअल में क्या होता है, 3 तरह का होता है। तो इसमें भी सबसे पहले अगर अपन बात करें तो इसमें पहला कौन सा है, यानी रूमेटॉइड आर्थराइटिस। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें पूछते क्या है बेटा कि सबसे पहले तो ये क्या है, एक ऑटो इम्यूनो टाइप का डिजीज है। तो ऑटो इम्यूनो डिजीज है ये। ऑटो इम्यूनो डिजीज, ऑटो का मीनिंग क्या होता है, सेल्फ। इम्यूनो सिस्टम, अपनी बॉडी के अंदर जो आपको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने वाला सिस्टम है, इम्यूनो सिस्टम है,
वही इम्यूनो सिस्टम सेल्फ या खुद ही क्या करने लगता है, आपकी बॉडी के जो टिश्यूज होते हैं उनको डीजनरेट करने लगता है, टिश्यूज है उनको डिस्ट्रॉय करने लगता है। और डिस्ट्रॉय करने लगेगा तो क्या होगा, जो सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है, मतलब जो एल्बो जॉइंट है और नी जॉइंट है, इनके बीच में मैंने आपको बताया था एक क्या होती है, बेटा सिनोवियल मेम्ब्रेन होती है। तो इस सिनोवियल मेम्ब्रेन पर क्या आ जाती है बेटा, इन्फ्लेमेशन या स्वेलिंग आ जाएगी, जिससे यहाँ की टिश्यू है वो डिजनरेट हो जाएंगे और पेन यानी जॉइंट पेन है वो स्टार्ट हो जाएगा। और उसी को अपन क्या बोलते हैं, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, जो किसी भी एज में हो सकता है और इसकी कोई फिक्स एज नहीं है। इसके बाद अपन दूसरी जो अपन बात करने वाले हैं वो कौन सा है बेटा, इसमें ऑस्टियो आर्थराइटिस। नाम से ही पता चल रहा है आपको, ऑस्टियो आर्थराइटिस का मतलब क्या है। आर्थराइटिस तो नॉर्मल सी बात है बेटा, वही जॉइंट पेन है, लेकिन ऑस्टियो का मतलब क्या है कि अगर आपकी जो मान लो ये क्या है, यहाँ पर दो कोई बोन है, इनके बीच का ये जॉइंट है, तो इस जॉइंट के अंदर पहले से क्या प्रेजेंट होती है बेटा, कार्टिलेज। और कार्टिलेज के अंदर कौन सी प्रोटीन बताई थी मैंने आपको, कार्टिलेज के अंदर जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है बेटा, इसके अंदर ओसिन प्रोटीन होती है। तो ओसिन प्रोटीन है यहाँ पर, उस प्रोटीन यानी ओसिफिकेशन, कार्टिलेज के अंदर जो क्या होने लग जाए, ओसिफिकेशन होने लग जाए। ओसिफिकेशन मतलब यहाँ पर ओसिन प्रोटीन का डिपोजिशन होने लग जाएगा, तो जॉइंट्स हैं उनके बेंड होने में या मुड़ने में या चलने में क्या होती है, दिक्कत होती है, और उसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्टियो आर्थराइटिस बोलते हैं। तीसरी जो डिजीज है जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, गाउट डिजीज, जो आपने एक्सक्रीशन वाले चैप्टर में भी पढ़ी थी। तो गाउट डिजीज का मीनिंग क्या होता है, जब अपनी किडनी नॉर्मल या प्रॉपर काम नहीं करती हैं तो अपनी बॉडी के अंदर क्या हो जाता है बेटा, यूरिक एसिड का डिपोजिशन हो जाएगा। यूरिक एसिड है ये इनसोल्युबल होता है वाटर में, और ये अपने जॉइंट्स होते हैं उनमें इसका डिपोजिशन हो जाएगा। तो जॉइंट्स जो होते हैं वो हार्ड हो जाते हैं, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाएगी और जॉइंट पेन स्टार्ट हो जाएगा, तो उसी को अपन बोलते हैं गाउट डिजीज। तो ये तीनों टाइप की जो आपके आर्थराइटिस हैं, इनका एक तो इसके लिए क्या होता है बेटा, पेन किलर ले सकते हैं, या सर्जरी के थ्रू अपने जो ये जो होते हैं जॉइंट्स वगैरह उनको अपन करवा सकते हैं। एक इसमें अलग से आ जाता है कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, अगर इसको आपको यानी ट्रीट करना पड़े, यानी इसकी जो मेन पहचान क्या होती है, इसका मेन सिम्टम क्या होता है, तो अगर इसका ब्लड टेस्ट करवाओ तो अगर IgM इम्यूनोग्लोबिन का नंबर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका है और साथ में ESR की जो यानी ESR है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो IgM इम्यूनोग्लोबिन का बढ़ना, ESR का बढ़ना, ये दोनों डायग्नोसिस से प्रोसेस होती हैं किसके, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के। अब इसके बाद एक और डिजीज है जो अपना लास्ट है, उसके बारे में अगर अपन बात करना चाहें तो वो क्या है बेटा, इसके अंदर है ऑस्टियोपोरोसिस। नाम से ही पता चल रहा है बेटा, ऑस्टियो मतलब ओसिन प्रोटीन वाली बोन्स, पोरोसिस मतलब पोरस हो चुकी हैं, खोखली हो चुकी हैं अंदर से। तो आपको बताया था मैंने जब अपन बोन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे थे कि इसके अंदर जो मैट्रिक्स होता है बोन का, उस मैट्रिक्स के अंदर क्या होती है, ऑस्टियोसाइट सेल्स होती हैं, ओसिन प्रोटीन रखती हैं वो। मैट्रिक्स के अंदर कैल्शियम आयन का क्या होता है, डिपोजिशन। तो अगर आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो आपकी जो बोन्स होती हैं वो कैसी हो जाती हैं, पोरस हो जाती हैं, होलो या खोखली हो जाती हैं, और थोड़ा सा गिरने से वो बहुत जल्दी ब्रेक हो जाती हैं। तो उस डिजीज़ को अपन क्या बोलते हैं बेटा, ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। तो इस तरह से स्केलेटन सिस्टम है वो अपना कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करके इसके बारे में बताएं ताकि उनको भी सभी को हेल्प मिल सके। थैंक यू।